वो सर आंसर ही पढ़ रखे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 87 एंड वीडियो नंबर 87 के अंदर हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 19 के 18। आज हम चैप्टर नंबर 18 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले बच्चों मैरी क्रिसमस। आप सब जानते हो आज 25 ऑफ दिसंबर है, यानी कि 26। अच्छा, ओ बच्चे कह रहे हैं कि सर 26 है आज। वीडियो वालों क्या पता कि 26 को शूट हो गया, 25 को। अब पता चल गया है ना। नहीं बच्चों, सब आपके साथ मजाक कर रहे हैं। आज 25 दिसंबर है। मैरी क्रिसमस बच्चों। ये देखो बच्चों ने बनाया भी हुआ है, ठीक है। चलो, हाँ जी, सेलिब्रेशन हो फ्रेश बना हर्षित क्या कर रहे हो आप? मैं वो तो खत्म हो गया था ना मेरा। हाँ अब हमने डिस्कशन करना था। चलो, जैसा क्वेश्चन कर लो कोई एक। हाँ, बैक से ना, जो क्वेश्चन नहीं किया वो कर लो। बैक से देखो, जो क्वेश्चन नहीं किया परफॉर्म कर लो जल्दी, ताकि इतने टाइम वेस्ट ना हो। वीडियो नंबर 87 चैप्टर नंबर 18। हाँ जी बच्चों, कुछ डाउट्स थे आपके। हाँ जी बताइए मेरे डाउट्स। पहले आपका डाउट था कुछ एडजस्टेड परचेज और परचेज में फर्क, ठीक है। बच्चों देखो, परचेज का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 2 लाख का ईयर की स्टार्टिंग में, और इस साल करंट ईयर में हमने 5 लाख की परचेज की। हमने परचेज कितनी की? 5 लाख। क्या परचेज का ओपनिंग स्टॉक से कुछ लेना देना है? बोलो। 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, 5 लाख का हमने परचेज किया, तो बच्चे टोटल हमारे पास 7 लाख का सामान हो गया। ये तो होती है आपकी परचेजेस, ठीक है। हाँ ना। अच्छा, 7 में से 6 लाख का सामान हमने बेच दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 1 लाख। 1 लाख, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये तो है सिंपल परचेजेस, जिसमें ना ओपनिंग स्टॉक का कोई इफेक्ट आया, ना कोई इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक का आया। हाँ ना। अब बात करते हैं हम एडजस्टेड परचेज की। इस क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछे कि ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेजेस इतनी है और क्लोजिंग स्टॉक इतना है, फाइंड एडजस्टेड परचेज, तो एडजस्टेड परचेज होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चे? परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गई आपकी 6 लाख एडजस्टेड परचेज। समझ आया बच्चे डिफरेंस क्या है? एडजस्टेड परचेज मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐड करने के बाद और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद नेट परचेजेस कितनी है, काइंड ऑफ। मतलब परचेज में ओपनिंग स्टॉक नहीं ऐड करते और एडजस्टेड में ओपनिंग स्टॉक ऐड करते। हाँ, परचेज का मतलब तो हमने इस ईयर परचेज किया 5 लाख का, ये करंट ईयर की परचेज। और एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कितनी गुड्स हमने सेल कर दी। 7 लाख की गुड्स थी, 1 लाख माइनस, यानी हमने 6 लाख की गुड्स सेल कर दी। आ गया सर। समझ आ गया ना डिफरेंस?
क्लियर है बच्चों? आपका क्वेश्चन हो सकता है सर एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या फर्क है, पता है आपको? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस और यस अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो COGS होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये डिफरेंस है एडजस्टेड परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। समझ आ गई? हाँ जी बेटा आप कुछ कह रहे थे, कुछ परसेंटेज बोलो बोलो बेटा बोलो। नहीं अभी समझा देते हैं, C2 समझना ना आपको कैसे परसेंटेज निकलती है ना? तो मेरा एक और है हाँ जी बोलो। सर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹88,000 बट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे माइंड से निकल भी गया था ये, शायद किसी बच्चे ने पूछा भी था आपने। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और सीरियसली मैं इस पॉइंट को स्किप कर गया था। जब मुझसे सिमरन ने डाउट पूछा तो मुझे लगा कि मैं क्लास में जाके रिपीट करूंगा, फिर मैं भूल गया। बच्चों एक बात सुनो ध्यान से, दो चीजें होती हैं, छोड़ के करो। एक स्टॉक है जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख। कॉस्ट का मतलब हमने 5 लाख में परचेज किया है इसको, कॉस्ट हमें 5 लाख पड़ी, ठीक है। एक होता है बच्चे अगर आज हम इसको बेचेंगे मार्केट में तो ये सेल होगा, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू या फिर कहते हैं नेट रियलाइजेबल $6 लाख, है ना। हमने खरीदा कितने का था, उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू कितनी है। तो जब मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में या बैलेंस शीट में स्टॉक लिखूंगा तो उसको कॉस्ट वैल्यू पे लिखूंगा या मार्केट वैल्यू पे, आपको क्या लगता है? क्या सर वापस ध्यान नहीं होता आपका पहली बारी में? मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक स्टॉक है जिसकी हमें कॉस्ट पड़ी है 5 लाख रुपए। अगर आज की डेट में मैं उसको सेल करूं मार्केट में तो सेल होगा 6 लाख का, उसकी मार्केट वैल्यू है 6 लाख, कॉस्ट वैल्यू है 5 लाख। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिखता हूं ना क्लोजिंग स्टॉक तो किस वैल्यू पर लिखूंगा, मार्केट वैल्यू पर लिखूंगा या कॉस्ट वैल्यू पर लिखूंगा? बोलो बच्चों, ये कोई रूल नहीं है कि कॉस्ट पे आएगा या मार्केट वैल्यू पे। आंसर इज विच एवर इज लेस। क्या है? विच एवर इज लेस। स्टॉक को हमेशा उस वैल्यू पर कंसीडर करते हैं जो कम हो। तो बच्चे विच एवर इज लेस, कॉस्ट 5 लाख और 6 लाख, तो बच्चे स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे 5 लाख। अगर ऐसे होता कॉस्ट थी 7 लाख और मार्केट वैल्यू 6 लाख तो किस पे लेते हैं? 6 लाख पर। कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस पर हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। सर ऐसा क्यों? ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वैसे तो AS नंबर 2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, जो स्टॉक की वैल्यूएशन बताता है। उसके अंदर लिखा गया है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, उस पर क्या करना है? वैल्यू करना है ना। अब ऐसा क्यों है बच्चे? ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। बच्चे देखो फॉर एग्जांपल हमारी कॉस्ट है 5 लाख की, हमारा सेल कितने में होगा? 6 लाख में। अगर मैं इसको यहां पे 6 लाख बुक कर लेता तो कहीं ना कहीं हमने 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। हमें कॉस्ट पड़ी 5 लाख की, फ्यूचर में सेल होगा 6 लाख पर। अगर मैं 6 लाख पर बुकिंग कर रहा हूं इसकी तो 1 लाख प्रॉफिट बुक कर रहा हूं ना, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को बुक कर रहा हूं। क्या करना चाहिए? बोलो बोलो। नहीं कर, प्रूडेंस क्या बोलते हैं? फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को बुक नहीं करना। तो बच्चे इसलिए हम इसको 6 लाख पर नहीं दिखा सकते। बात समझ आई? 5 लाख पर आएगी। अच्छा अगर ये होता 7 लाख और फ्यूचर में सेल हो रहा है 6 लाख पर, है ना, तो फ्यूचर में लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें लॉस बुक करना चाहिए ना। तो इसलिए हम लॉस बुक करके क्या करेंगे? 6 लाख। प्रूडेंस क्या बोलते हैं? फ्यूचर में होने वाले लॉस को बुक करो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को बुक ना करो। अगर नहीं समझ आता कि सर क्या है, छोड़ दो, सिंपल याद रख लो। क्या
कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज। सीधा कह रहा सर मैंने तो लेस याद कर लिया। नहीं सर मेरे को समझ आ गया। समझ आ गया? प्रॉफिट वाला भी दोनों समझ आ गए लॉजिकल करनी। थैंक यू बेटा, अगर आपको समझ आ गया। बच्चों फ्रेंड्स को लेके आओ अपने यार। साल खत्म हो गया बताया कहाँ हुआ खत्म? जब जीते ना वो 11 दिन पहले आया था, 11 मार्च को पेपर था, 1 मार्च को ज्वाइन किया था उसने। पूछ लो इससे, इसका फ्रेंड था, है ना बेटा? लास्ट ईयर पूरी हो दी थी सर फीस क्यों नहीं पूरे देगा साल की। बड़ा पागल है। बेटा देखो क्या होता है, जब आपको दिख रहा होता है ना पेपर पास आ गया और मुझे पढ़ना है, बंदा कहता सर कराओ, पूरे ट्राई सिटी में 2-3 जगह गया होगा, मना कर दिया होगा, तभी मेरे पास आया वो। ये भव्य है, ये 2 महीने पढ़ रहा है, पूरे साल की फीस दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्स पूरा करना है ना इसने, कोर्स के पैसे होते हैं बेटा। फिर कितना पढ़ाया था फिर 11 दिन में? सारा पढ़ा दिया था 24 घंटे। कुछ छोड़ा नहीं टॉपिक्स, पर उससे फीस मैंने ली नहीं थी, मेरे कुछ और रीजंस थे, वो तो मैंने उसको वैसे ही पढ़ा दिया, फीस के लिए नहीं। हाँ जी। और बच्चे, अगर आपके कोई नॉन में कोई ऐसा बच्चा हो जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, जेन्युइन प्रॉब्लम हो, जिसके पेरेंट्स ना हो, या बहुत ही ज़्यादा गरीब हो बच्चा, है ना, जो स्कूल भी बड़ी मुश्किल से जा रहा है, होते हैं ना ऐसे बच्चे, आप उनको रिकमेंड कर सकते हो लॉजिकल एकेडमी। वो जितनी फीस अफोर्ड कर सकता होगा, अगर नहीं भी कर सकता होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चा सच में नीडी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा बोलता सर आई कैन नॉट फीस, अब मैं आई कैन नॉट अफोर्ड, और यहाँ पे आए बुलेट पे पटाखे मारते हुए, सर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, और जब कॉल आता तो जेब से निकलता आईफोन 10 सारी फीस तो सुधरी है, सारी फीस तो सुधरी है। हाँ ठीक है ना। तो अगर बच्चा सच में नीडी है, और मुझे लगा नीडी है, तो आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप बेझिझक किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए रिकमेंड कर सकते हो, जिसको सच में स्टडी की नीड है और पढ़ने में इंटेलिजेंट हो। ये नहीं बोंगा सा बच्चा है पढ़ा लो, फिर नहीं, जिसको स्टडी की वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो बात समझ आ गई? हाँ जी। अब है इस गुड़िया को डाउट, जिसका नाम है हर्षिता। हर्षिता कहती है सर ये परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट क्या बड़ा डिफिकल्ट है। इधर आ जाओ पहले तो, अगर आप लोग कल से पीछे बैठे, मैंने टांगे तोड़ देंगे दोनों की, जगह आगे आओ, मेरे को बोला करो कि सर आगे बैठे, उठा दो, मैं बच्चों को उठा दूंगा, आ लोगों आगे बैठना है, आ जाओ। दोनों ने पीछे बैठ जाते हो आगे, सीधा इस चेयर को आगे कर दो, आप ऊंचे आगे कर लो, क्या कह रहे हो सर? समझ नहीं आया मुझे। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, चेयर आगे कर दो। आगे कर दिया। अच्छा अभी छोड़ दे। ओए इतना भी क्या जुड़ना यार, थोड़ा इधर कर लो, क्या सर? थोड़ा इधर कर लो चेयर। हाँ सिट, चलो जी। हाँ जी बेटा, इधर देखो, मैं बोल रहा हूं बेटा, आपको ध्यान से समझना। वो कहता है केस नंबर 1, कॉस्ट है 5 लाख। ठीक बच्चे, मैं आपको बोलता हूं मुझे पानी का गिलास पीना है, पानी पीना है, अब बाहर से पानी लेके आओ, तो पानी कहां से लेके आओगे, बाहर से या अंदर से? बाहर से। मैं बोलता हूं बच्चे मुझे पानी पीना है, अंदर से पानी लेके आओ, तो पानी कहां से लेके आओगे? ऐसा तो नहीं है ना, मैं बाहर से बोलूंगा आप अंदर से ले आओगे, अंदर से बोलूंगा तो बाहर से ले आओगे, नहीं ना, जो कहूंगा वही मानोगे ना। सेम इस क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। कॉस्ट कितनी है? वो कहता है ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। निकाल लोगे प्रॉफिट? नहीं निकाल सकते बेटा? ओके, देखते हैं ग्रोस प्रॉफिट कितना है। 25%, 25% ऐसे लिख सकता हूं ऑन व्हाट, किस पे निकालना है? ऑन कॉस्ट। कॉस्ट गिवन है ना, तो क्यों नहीं निकाल सकते बेटा? बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? बोलो, सिंपल, निकाल लोगे ना? ठीक है, केस 1 समझ आ गया। केस 2, वो कहता है सेल कितनी है? 5 लाख। वो कहता है ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, ऑन
सेल, ये इंपॉर्टेंट है। क्या निकाल लोगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20%, 20% को लिख सकता हूं 20/100 ऑन व्हाट सेल, सेल गिवन है ना 5 लाख। कोई दिक्कत है बच्चे, निकल गया। अब केस नंबर 3 क्या कहता है बेटा वो समझना है आपको। केस नंबर 3 क्या बोलता है समझते हैं। कहता कॉस्ट इक्वल्स टू 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल। गुड़िया देखो इधर, कॉस्ट कितनी है बेटा 5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल। क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो आप 25% ऑन सेल। सेल कितनी है, सेल है ये, फिर तो क्यों मार रहे हो 5 लाख। यहां पर क्या बोला था 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट तो निकाल दिया। यहां बोल रहे 20% ऑन सेल, सेल गिवन थी। यहां बोलते हैं 25% ऑन, पर गिवन क्या है, तो क्या कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। वो कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट किस पर निकालना है, क्या हम कॉस्ट पर निकाल सकते हैं। बोलो, अगर बोला पानी अंदर से लेके आओ तो क्या बाहर से लेके आओगे, अंदर से लाओगे ना। तो हमें चाहिए था 25% ऑन सेल, गिवन ही नहीं है। सेल सेल गिवन है, क्या निकाल सकता है जीपी। बच्चे देखो, अगर आपने कर दिया 25% ऑन 5 लाख तो गलत हो जाएगा। क्यों, वो बोलता है 25% ऑन सेल, हमें सेल तो गिवन ही नहीं है भैया। अगर आपने कॉस्ट पर लगा दिया मतलब आपने क्वेश्चन की बात नहीं मानी। क्वेश्चन जो कह रहा है आप उसकी बात ही नहीं मान रहे हो, वही नेचर आपकी ना बात मानने वाली है ना, इसलिए हमेशा बात माननी है बेटा। समझ आ गई, मानते हो, ओके। तो कहते हैं 25% ऑन सेल। अच्छा बेटा, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे होता परसेंटेज ऑन कॉस्ट तो कोई दिक्कत थी, फिर तो सिंपल था ना, परसेंटेज जो भी होती हम कॉस्ट पर लगा देते, हाँ है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट की परसेंटेज ऑन सेल चाहिए या ऑन कॉस्ट चाहिए, ऑन कॉस्ट चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस है, सेल प्राइस नहीं है। तो गिवन क्या है, हमें परसेंटेज ऑन सेल गिवन है, हमें चाहिए परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो हमें सेल से कहां पे जाना है, कॉस्ट पे जाना है। मतलब हमें S2C, ये ABCD अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, हाँ है ना। S से C पर जाना मतलब डिक्रीजिंग, मतलब माइनस, है ना। S से C पे जाने का मतलब क्या है, माइनस करना। समझ आ गई बेटा। तो देखते हैं वो क्या बोलता है, 25% ऑन सेल है, हमें बनाना है परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन कॉस्ट। तो 25% है, ऐसे करते हैं इसको बनाने के लिए, 25 गिवन है ना, 25% कटिंग कर दूं, कितना आ जाएगा 1/4। अब बताओ हमें ऐड करना है लेस करना है, क्यों, क्योंकि S to C पे जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या करना है माइनस, जितना ऊपर है उतना नीचे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1/3। कितना परसेंट होता है, परसेंट के लिए 100 लगा दो, दैट इज 33.33% ऑन कॉस्ट। क्या बन गया, बन गया ऑन कॉस्ट। तो जीपी 25% ऑन सेल था और ये क्या है 33.33% ऑन कॉस्ट। बात समझ आ गई, बन गया ना। अब हो जाएगा, अब जीपी क्या है 33.33% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है 5 लाख, निकल जाएगा जीपी। तो ध्यान देना है कि जीपी की परसेंटेज सेल पर गिवन है या कॉस्ट पर गिवन है। अगर कॉस्ट पर गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है सेल तो कॉस्ट से सेल निकाल लो, अगर सेल पर गिवन है और गिवन है कॉस्ट तो उल्टा, ठीक है ना। समझ आएगा केस नंबर 5 निकालोगे जीपी। केस नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, वो कहता है सेल कितनी है 5 लाख, जीपी 25% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट।
हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट। क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। 25%, 25/100 इनटू क्या चाहिए थी? क्या कॉस्ट गिवन है? क्या निकल सकता है इस पे? नहीं। तो हमें चाहिए परसेंटेज ऑन सेल। तो ये सेल वैल्यू है ना, तो हमें जीपी की परसेंटेज सेल पर चाहिए, यानी कॉस्ट से सेल पर आना है हमें। C2 इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? C से S में जा रहा हूं, इंक्रीजिंग मतलब एड या लेस? एड। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे बताओ, अब आप बताओ। 100, हाँ जी, देन 1/4 + 1 कटिंग कर दी 1/4 + 1, जितना नीचे ऊपर ऐड 1, कितना आ गया? मतलब इंटू 100 कर दूं ना परसेंटेज के लिए, याद है ना, परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड। तो कितना आ गया ये? 20% ऑन क्या आ गया? ऑन सेल आ गया। हाँ है ना, जीपी आ गया हमारे पास 20% ऑन सेल, तो सेल गिवन है ना, तो 20/100 इंटू 5 लाख। क्लियर है? अच्छा बेटा, अगर ऐसे गिवन हो जीपी इक्वल्स टू 20%, ये ना बताया हो ऑन सेल है या ऑन कॉस्ट, तो क्या मानोगे? अगर कुछ नहीं पता तो जीपी हमेशा सेल पर होता है। समझ आ गई बेटा? अगर कुछ नहीं पता ना कि 20% ऑन व्हाट, तो क्या मानोगे? हो गया बच्चे, समझ आ गया? निकाल लो क्वेश्चंस। लिखने दो सर। फोटो नहीं सर, वो क्लियर नहीं आएगी। क्लियर आएगी? आएगी क्यों नहीं? स्नैपचैट से खींच लेना फिल्टर लगा के। करो जल्दी, कल तो बड़ी फोटो खींच रहे थे। सर बिल्कुल सारे आंसर अभी भी मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद भी क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान क्या हो रहा है? पीछे स्लाइड से ज़्यादा देर में मेरे को सर दिखाओ कैसे, वो दिखाओ बुक जल्दी। 43 40 ये वाला बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आईओसी माइनस करेंगे पहले, हाँ तो वो कर दिया मैंने। 145 आ रहा है, उसको फिर डिवाइड करना, और कुछ खास साल भी नहीं, डेथ बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? समझ आ गया जी? ओके, हाँ जी बेटा, निकालिए बुक अपनी, चैप्टर को करते हैं फिनिश। कोई और डाउट बेटा? बोलो बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, पेज नंबर कितना है भाई? आई होप, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 16 आप सबने सॉल्व कर लिए होंगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, बैठिए प्लीज। हाँ जी बेटा, अब सुनो बेटा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का सारा फॉर्मेट समझा चुका हूं बेटा मैं। समझ आ गया? लर्न किया था आप लोगों ने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लर्न किया बेटा? नहीं किया? उसको भी लर्न करना है जितना हो सके, ठीक? ओके, आज हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट। क्या सीखने वाले हैं बेटा? बैलेंस शीट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बैलेंस शीट। हाँ जी बेटा, किसी भी बच्चे ने मुझे लगता नहीं होमवर्क किया है। जिसने होमवर्क किया था उन्होंने डाउट ले लिए हैं, उसके अलावा किसी ने नहीं किया, ठीक है? तो मंडे को लास्ट चांस है आपके पास डाउट्स का, ठीक है? मंडे को बिजनेस का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है, अकाउंट्स का पूरा होमवर्क है, ठीक है बेटा? किया हुआ है, वेरी गुड। हाँ जी, आज हमने क्या सीखना है राजे? हमने सीखनी है बैलेंस शीट। क्या सीखनी है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या? दूसरा क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा क्या था? क्या बैलेंस शीट कोई अकाउंट है? पहली बात, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। ये क्या है? बैलेंस शीट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है?
बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है बच्चे, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। आई होप क्लियर है आपको। ओके, सुनो बेटा ध्यान से, बैलेंस शीट भी टी शेप फॉर्म में होती है, पर यह कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए ना यहां पर डेबिट आएगा ना यहां पर, क्योंकि अकाउंट की एक साइड डेबिट होती है एक साइड, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए ना इसकी कोई डेबिट साइड होती है ना इसकी कोई, ना इसमें कोई पर्टिकुलर आता। इसका फॉर्मेट क्या है समझ लीजिए। इधर आता है अमाउंट जिस भी करेंसी में होगा, इधर भी क्या आएगा अमाउंट, ठीक है। बैलेंस शीट की जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसका नाम होता है लायबिलिटीज, क्या, और बैलेंस शीट की जो ये वाली साइड है उसका नाम क्या होता है, समझ आ गई। बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा क्रेडिट साइड में, इस साइड में क्या आएगा, सॉरी कोई डेबिट साइड नहीं कोई क्रेडिट साइड नहीं, कभी भी मत लिख देना डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट पर। क्यों नहीं आएगा डेबिट क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है और अकाउंट्स में ही आता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ओके बच्चे देखो, जब आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को हम क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग होती है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 फॉर एग्जांपल, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पर जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, समझ आया। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं फॉर द ईयर, बैलेंस शीट में लिखते हैं एज ऑन। क्या फर्क है सर कि वहां पे जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी नोट होती जाएंगी, वहां पे लास्ट में बनाते तो जनरली ये भी लास्ट में ही है, पर बच्चे जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना वो पूरे साल का होता है फॉर द ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल में क्या क्या हुआ, जो बैलेंस शीट होती है ना ये लास्ट डेट को रिप्रेजेंट करती है, इससे फिर एनालाइज करते हैं क्या, समझ आ गई, क्लियर है। एक और खासियत बच्चे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या आता है इक्वल, हमेशा टोटल लायबिलिटीज इक्वल होंगी टोटल एसेट्स के। अगर आपने क्वेश्चंस किए और बैलेंस शीट का टोटल मैच नहीं हुआ मतलब क्वेश्चन आपका गलत है, क्लियर है बेटा। सर ये क्या जादू है, क्या ये जादू है कि दोनों मैच होंगे ही होंगे, हाँ जी, इस जादू का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। बच्चों देखो आपका जो अकाउंट्स है हर एक एंट्री के ड्यूल इफेक्ट होते हैं, कितने होते हैं ड्यूल इफेक्ट, एक चीज डेबिट है तो एक हमेशा साइड्स क्या होंगी मैच होंगी। आपको याद होगा आप सबने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, हमेशा मैच होती थी ना बच्चे, क्यों सारे कैसे हो सकते हैं, चलो फिर 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में जा रहा हूं। हाँ जी बेटा सुनो, आपको बात समझ आई, बैलेंस शीट की टोटल लायबिलिटी हमेशा टोटल एसेट की होती है, ठीक है बच्चे। ओके देखा दिमाग में पॉइंट था बुला दिया इसने, थैंक यू सर काउंटिंग इक्वेशन बताओ, ड्यूल इफेक्ट बच्चे अकाउंट्स में हमेशा ड्यूल इफेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, अगर एक चीज डेबिट है तो एक चीज क्रेडिट होगी, इसलिए हमेशा मैच होगा। अच्छा बच्चे आपको पता है एसेट का बैलेंस क्या होता है डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हाँ ना। बच्चे बोलते हैं सर बैलेंस शीट उल्टी होती है, यहां पे क्रेडिट और यहां पे डेबिट, फिर मैं बोलता हूं कि आप सब नालायक हो। अरे भैया ये अकाउंट थोड़ी है ये, वो तो जनरल एक नेचर है लायबिलिटी की, इसलिए कुछ उल्टा नहीं होता, समझ आ गई। इसकी नेचर क्या है डेबिट, इसकी क्या है क्रेडिट, समझ आ गई।
तो बच्चे लाइबिलिटी में पहले नंबर पे आता है कैपिटल। क्या आता है? आप सब जानते हो ना, कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, इसलिए कहां आएगी वो? लाइबिलिटी साइड। अच्छा, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो उससे क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट यहां पर आके ऐड हो जाएगा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है और नेट लॉस अगर हो तो सर क्यों? आप सबको सारे लॉजिक बता रखे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। बच्चे देखो, कंपनी ने ओनर को कैपिटल वापस करनी है। ओनर ने 5 लाख रुपए लगाए तो कंपनी ने कितने वापस करने हैं? 5 लाख। अच्छा, कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, वो पैसे किसको देने हैं? तो कंपनी ने 5 लाख कैपिटल प्लस 1 लाख प्रॉफिट, कंपनी के सिर पर टोटल लायबिलिटी कितनी होगी? 6 लाख। इसलिए नेट प्रॉफिट ऐड होता है। सेम नेट लॉस पार्टनर से रिकवर करेंगे, इसलिए क्या होता है? माइनस। ड्रॉइंग्स बच्चे हमेशा कैपिटल से, पता है ना? 5 लाख लगाए, 2 लाख निकाल लिए तो कैपिटल कम होगी, ड्रॉइंग क्या होगा? माइनस। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो क्या होगी? 5 लाख लगाए थे, 2 लाख और लगा दी तो ऐड। समझ आ गई बेटा? इसके बाद बाकी सारी लाइबिलिटीज, चाहे क्रेडिटर है, जो लाइबिलिटीज होती हैं, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जो भी लाइबिलिटीज है सारी इधर आ जाएंगी और इधर सारी क्या आ जाएंगी? एसेट्स आ जाएंगी। हाँ है ना? क्लियर है बेटा? चलो जी, सारे बच्चे पेज नंबर 18.35 जिसमें है बैलेंस शीट की डेट। बैलेंस शीट एज ऑन भी लिख सकते हो, बैलेंस शीट एज एट भी लिख सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आ जाइए बेटा। हाँ जी, एक है लाइबिलिटी साइड और एक है एसेट साइड। ठीक है, पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज पढ़ रहा हूं मैं। क्रेडिटर पेज जल्दी निकालो यार। 18.35 लाइबिलिटीज में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन एक लाइबिलिटी है पेबल। पेबल में देना है तो लाइबिलिटीज। बैंक ओवरड्राफ्ट आप सब जानते हो लाइबिलिटी होती है। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, इंप्लॉई को जो पैसे देने हैं, सैलरी नहीं है ये अलग होता है। क्या होता है बेटा, मैं बताता हूं आपको। एक इंप्लॉई की सैलरी है 10,000 रुपए, ओनर ने इंप्लॉई को कितने देने हैं? 10,000। ओनर क्या करता है? इंप्लॉई को पूरे 10 नहीं देता, वो उसको देगा फॉर एग्जांपल 9,000 रुपए। 1,000 काट लिया उसका, क्यों? उसके नाम पर जमा कराता रहता है गवर्नमेंट को, ताकि जब वो कंपनी छोड़ के जाए ना, उसे इकट्ठे पैसे मिल जाए। तो ओनर ने ये पैसा गवर्नमेंट को देना है तो लाइबिलिटी। बाकी डिटेल में हम इसको प्लस 2 में पढ़ेंगे, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना, एक लाइबिलिटी होती है, याद कर लो। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस टेकन, अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो लाइबिलिटी है ना, वापस देना है। रिजर्व क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट एक लाइबिलिटी है तो रिजर्व भी क्या होगा? उसके बाद कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट, ऐड हो जाएगा लेस हो जाएगा ड्रॉइंग्स और लेस हो जाएगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब एक बात आती है बच्चे इसमें, इनकम टैक्स। आप सब जानते हो इनकम टैक्स क्या होती है? याद है ना, जनरल एंट्री में इनकम टैक्स हमारे लिए ड्राइंग होती है। तो अगर ड्राइंग माइनस हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स भी क्या होगा? कहां पे? कैपिटल में। समझ आ गई ना? हाँ या ना? और एक लास्ट टर्म आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस होता है कैपिटल में। ठीक है बच्चों, ऐड क्यों होता है, लेस क्यों होता है, सब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में करा रखे हैं। इसको पढ़ के आना, खुद सोचना, फिर भी ना समझ आए तो कल मैं बता दूंगा। ठीक है, अब एसेट साइड आ जाओ। कौन कौन सी एसेट हो सकती है? कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, लोन एंड एडवांसेस गिवन। अब हमने लोन दिया है तो लेना है फ्यूचर में, एसेट। क्लोजिंग स्टॉक, देखो बच्चे, बैलेंस शीट में कौन सा स्टॉक आता है? क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, जो बचता है ईयर एंड पे वही आएगा। ठीक है, लूज टूल्स, ये हमारा स्टॉक टाइप होता है। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट होती हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होती है? ये बिल्डिंग। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। है तो एसेट्स ना बेटा,
क्लियर है? तो बेटा अब आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 24 तक करने हैं। लास्ट क्वेश्चन आपने करना नहीं, जनरली वो कराते नहीं है +1 में, ठीक है। अब बच्चे आपको एक सबसे बड़ी मैं ट्रिक बता रहा हूं इसकी। अभी तक आपने क्वेश्चंस में क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया अलग से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाया और बैलेंस शीट अलग से बनाई। अब आपके पास फुल फ्लेज क्वेश्चन आएंगे, एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसी से आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसी से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसी से आपको उसको करने का ट्रिक क्या है, क्वेश्चन का तरीका क्या है वो सीख लो। लास्ट है बच्चे 1 मिनट का बात है वो, फिर आपका चैप्टर खत्म। वैसे तो आप बना सकते हो पर वो जल्दी कैसे होएगा मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, जनरली बच्चों को एक गंदी हैबिट होती है, बच्चे पहले क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर लास्ट में, ऐसे कभी नहीं करना। आपने हमेशा जब भी क्वेश्चन आए फुल फ्लेज इकट्ठा बनाना सब कुछ, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके नीचे एंड साथ में फॉर्मेट बना दो, हमेशा इकट्ठा बनाना है। कभी भी इसका क्वेश्चन, बच्चों सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का कभी भी क्वेश्चन यहां से शुरू नहीं करना आपको, इस पेज से, हमेशा इसके क्वेश्चन को इस पेज पे करना है, ऐसे इकट्ठा आमने सामने वाले पेजेस पर। कैसे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट यहां से यहां तक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ वाले पेज पे, ताकि इकट्ठा बनने की बारी में ये ना हो कि ट्रेडिंग अकाउंट यहां, प्रॉफिट एंड लॉस यहां और बैलेंस शीट नहीं, ऐसे नहीं, इकट्ठा बनाना है, ठीक। अब जैसे आप ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हो, ट्रायल बैलेंस में लिखा है ओपनिंग स्टॉक, कहां पे आएगा ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक यहां पे आ गया। अगली आइटम लिखी है रेंट, रेंट कहां आएगा, डेबिट साइड, कहां पे, रेंट। साथ में अगला लिखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां जाएगी, कैपिटल कहां जाएगी, कैपिटल। जो आइटम आ रही है ना, सेल्स, परचेज, कमीशन, जो भी गिवन है, मतलब जो आइटम आ रही है उसकी जो जगह है उसको साथ साथ ट्रांसफर करते जाओ। कभी जब सारी आइटमें ट्रांसफर हो जाएंगी फिर सबसे पहले बंद करो ट्रेडिंग अकाउंट को, कर दोगे बंद, यहां से या तो ग्रोस प्रॉफिट आएगा या ग्रोस लॉस, ट्रांसफर कर दो यहां पे, यहां से क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इसको ट्रांसफर कर दो यहां पे, आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। वरना बच्चे करते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते हैं, पूरा ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बच्चे शुरू करते हैं, फिर ये, ऐसे नहीं करना। एक ही क्वेश्चन को बच्चे 10 बार पढ़ते हैं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, फिर सारी आइटम पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, फिर नहीं। आपको ऐसा क्या करना, सिंपल, जो आइटम जहां पे आनी है वहां डालते रहो। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।